नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में आयोजित आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल हुए रक्षा मंत्री और सीएम धामी। कहा, अगले साल लागू होगा यूसीसी। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने पर फोकस। उत्तराखंड में गर्मा मूल निवास और भू कानून का मुद्दा। महारैली के जरिए जनता ने उठाई आवाज, लेकिन सियासी दलों ने साधी चुप्पी। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग। उत्तरकाशी टनल हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे। टनल निर्माण में पाई गई कई खामियां। सुरक्षा इंतजामों में अनदेखी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम में इन दिनों दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव चल रहा है, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने एक और जहां उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया है। प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की गई और अब उत्तराखंड में समान नागरिक आचार संहिता को भी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। नए साल में ड्राफ्ट मिल जाएगा। बता दें कि जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज के पीठ पर विराजमान हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में हरिहर आश्रम में भव्य आयोजन किए गए। उत्तराखंड की जनता एक बार फिर आंदोलनरत है। राज्य का युवा प्रदर्शन की राह पकड़े है। इसके पीछे का कारण है भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग, जिसे लेकर रविवार को राजधानी देहरादून में विशाल रैली कर जनता ने अपना आक्रोश जाहिर किया। ऐसे में अब मूल निवास का मसला सत्ता पक्ष के लिए गले की फांस बनता दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। सत्ता पक्ष के लिए गले की फांस बन रहा भू कानून और मूल निवास का मुद्दा। रैली के जरिए जनता ने दिखाया आक्रोश। मामले को लटकाना हो सकता है चुनौतीपूर्ण। सत्ताधारी पार्टी से जनता मांग रही जवाब। ये तस्वीरें हैं राजधानी देहरादून की। रविवार के दिन दून की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग विशाल रैली का हिस्सा बने। कारण रहा भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसे लेकर उत्तराखंड की जनता ने आवाज बुलंद करते हुए सत्ता पक्ष को अपना आक्रोश और ताकत दिखाने का काम किया। यकीनन जो संख्या लोगों की रैली में नजर आई, ये एक बड़ा वोट बैंक है जो सत्ता की कुर्सी पर बैठाना भी जानता है और सत्ता की कुर्सी से उतारने की कुव्वत भी रखता है। ऐसे में इस वक्त सत्ता पक्ष के लिए भू कानून का मसला हो या फिर मूल निवास का मसला, ये गले की फांस बनता दिख रहा है। सरकार के लिए इस मसले को लटकाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता अब इसमें टाल मटोल नहीं बल्कि फैसला चाहती है। दरअसल लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से उत्तराखंड की जमीन को राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधन पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं, जबकि यहाँ के मूल निवासी और भूमिधर अब भूमिहीन होते जा रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड एकमात्र हिमालय राज्य है जहाँ राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद सकते हैं। साल 2000 में राज्य बनने के बाद से अब तक भूमि से जुड़े कानून में कई बदलाव किए गए और उद्योगों का हवाला देकर भू खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया। उत्तराखंड में सत्ता बदलती रही और इसी के साथ साथ बदलता रहा भू कानून भी। राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद समिति करने के लिए साल 2003 में एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया। राज्य का अपना भूमि कानून अस्तित्व में आया। इस संशोधन में बाहरी लोगों को कृषि भूमि की खरीद 500 वर्ग मीटर तक सीमित की गई। साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी ने कानून में संशोधन किया। कानून में संशोधन के बाद भूमि खरीद की सीमा घटाकर 250 वर्ग मीटर की गई। लेकिन बड़ा बदलाव साल 2018 में आया, जब बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए लिया गया।
कानून में संशोधन कर उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता खत्म की गई। साथ ही कृषि भूमि का भू उपयोग बदलना आसान कर दिया। धामी सरकार आते ही भू सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने साल 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सख्त भू कानून लाने का सुझाव दिया गया। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अब तक कुछ बदलाव नहीं हुआ। अलग अलग राज्यों में जमीन को लेकर अलग अलग नियम है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वी उत्तर तक हिमालय राज्यों ने अपनी जमीनें सुरक्षित रखी हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही एकमात्र राज्य है जहां कोई भी आकर जमीन खरीद सकता है। इसी का उत्तराखंड की जनता विरोध कर रही है। वही मसला मूल निवास प्रमाण पत्र का भी है। उत्तराखंड बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की अगुवाई में बनी बीजेपी सरकार ने राज्य में मूल निवास और स्थायी निवास को एक मानते हुए इसकी कट ऑफ डेट साल 1985 तय की, जबकि पूरे देश में 1950 है। इसके बाद से ही राज्य में स्थायी निवास की व्यवस्था काम करने लगी, लेकिन मूल निवास व्यवस्था लागू करने की मांग बनी रही। साल 2010 में मूल निवास संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने देश में एक ही अधिवास व्यवस्था कायम रखते हुए उत्तराखंड में 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को मान्य किया। लेकिन असल मोड़ इसमें तो साल 2012 में आया, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 2012 में इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। 9 नवंबर 2000 यानी राज्य गठन के दिन से जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की सीमा में रह रहा है उसे यहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अदालत के इस आदेश को स्वीकार कर लिया और इस पर आगे कोई भी अपील नहीं की। लेकिन आज वही कांग्रेस विपक्ष में बैठकर इस मसले को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। हालांकि ये राजनीति का ही एक रंग है कि सत्ता में रहते हुए जनता की मांग सुनाई नहीं देती और विपक्ष में आते ही जनता के हमदर्द बन जाते हैं। बहरहाल मूल निवास और भू कानून का मसला इस वक्त सत्ता पक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जिसे अनदेखा करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। मूल निवास और भू कानून का मुद्दा उत्तराखंड में आग की तरह फैलता दिख रहा है। राजधानी देहरादून में महारैली कर राज्य की जनता ने इसका एक नमूना पेश किया, जो जाहिर करता है कि ये आग और बढ़ने वाली है। लेकिन हैरानी की बात है कि संवेदनशील मुद्दे पर उत्तराखंड की दोनों ही मुख्य पार्टियों ने चुप्पी साध रखी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में गरमा रहा मूल निवास और भू कानून का मुद्दा। महारैली में जनता ने झोंकी ताकत। संवेदनशील मुद्दे पर सियासी दलों ने साधी चुप्पी। आखिर क्यों मौन है सियासी पार्टियां? उत्तराखंड में इस वक्त मूल निवास और भू कानून मुद्दा आग की तरह फैलता दिख रहा है। इस मुद्दे को लेकर राज्य की जनता का आक्रोश महारैली के दौरान साफ तौर से देखने को मिला और इसी के साथ जनता ने ये संदेश भी दे दिया कि अब उनके कदम पीछे नहीं हटने वाले। सरकार को इन दोनों ही मसलों पर मजबूती के साथ फैसला लेना ही होगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उत्तराखंड की दोनों ही मुख्य सियासी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने इस मसले को लेकर चुप्पी साध रखी है। ना तो सत्ताधारी बीजेपी इस मुद्दे पर खुलकर बोल रही है और ना ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस। दोनों ही पार्टियों ने इन मुद्दों से खुद को अलग रखा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है राजधानी देहरादून में रविवार को हुई महारैली, जिसमें प्रदेश की आम जनता के साथ साथ अलग अलग फील्ड से लोग जुटे। उन्होंने अपना समर्थन दिया, लेकिन सत्ता पक्ष का कोई भी नेता इस रैली में नजर नहीं आया। वहीं ना ही कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा दिखा। इससे साफ हो जाता है कि दोनों ही पार्टियां राज्य की जनता से जुड़े इस मसले को लेकर अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रही। हालांकि बीजेपी के नेता दलील दे रहे हैं कि प्रदेश की बीजेपी सरकार जन भावनाओं के तहत ही फैसला लेती है। राजनीति में हर समय अग्नि परीक्षा होती है और सारी अग्नि परीक्षाओं पर हम हमेशा खरे उतरे हैं। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हर अग्नि परीक्षा को कुशलता के साथ, सफलता के साथ पूर्ण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज ही नहीं, हमेशा, चाहे हम राज्य निर्माण की बात करें, चाहे राज्य में के विकास के लिए अच्छे कार्य करने विषय हो, हर हाल में हमारी भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस की जन भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है और आगे भी जो जन भावनाएं हैं उसी के अनुरूप, जैसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी स्पष्ट कर चुके हैं कि जो राज्य की बेहतरी के लिए अच्छा होगा, उसी तरह का हम भू कानून यहाँ लाने वाले हैं। चाहे मूल निवास का मामला हो, चाहे भू कानून का मामला हो, चाहे अन्य विषय हो, जो राज्य की बेहतरी के लिए होगा, उस पर कार्य किया जा रहा है।
बीजेपी के नेता भले ही कह रहे हो कि जनभावनाओं के सम्मान में ही फैसला लिया जाएगा, लेकिन क्या बीजेपी के नेता ये बता सकते हैं कि बीते दिन हुई महारैली से आखिर बीजेपी के नेताओं ने क्यों दूरी बनाई? यदि जनभावनाओं का समर्थन बीजेपी करती है तो फिर बिना किसी झिझक बीजेपी के नेताओं को अपनी हाजिरी लगानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो मंशा पर सवाल खड़े करता है। वही मुख्य विपक्षी दल जो इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का तो काम कर रही है, लेकिन अब वो मान रही है कि उनके कार्यकाल में कुछ गलतियां हुई हैं। कांग्रेस ने जमीन की खरीद फरोख्त में एक लगाम लगाने की कोशिश करी और मूल निवास इत्यादि में भी चर्चाएं थी, और जो गलतियां हुई हैं मैं मानता हूं कहीं अगर गलती हुई है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्योंकि कांग्रेस का वर्कर भी अब खुलकर इन चीज़ों के समर्थन में सामने आ रहा है, मुझे लगता है कि नई आने वाली जो सरकारें हैं उसमें सार्थक कदम उठाएंगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भले ही अपने कार्यकाल में हुई गलती मान रहे हों, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे ही कि जब सत्ता मिली काम करने के लिए तब उन पर काम ही नहीं किया गया। साल 2012 में कांग्रेस कार्यकाल में मूल निवास को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य गठन के दिन से जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की सीमा में रह रहा है उसे यहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अदालत के इस आदेश को स्वीकार कर लिया और इस पर आगे कोई अपील नहीं की, यानी कि कांग्रेस तब भी चुप्पी साधे रही और आज भी अपना स्टैंड क्लियर करने के बजाय सत्ता पक्ष पर निशाना साध रही है। ऐसे में सवाल है कि मूल निवास की चिंगारी आखिर कहां तक पहुंचेगी और आगे क्या रंग लाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इसके तहत बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्य को हम नहीं भूल सकते। अटल जी ने राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल किया है और उनके शासनकाल में देश का चौमुखी विकास हुआ है। आपने देखा होगा कि अटल जी की सरकार में जिस प्रकार से किसानों के लिए काम हुआ, वो पहली सरकार थी अटल जी की जिसमें किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिला, जिससे उनको ज़मीन गिरवी नहीं रखनी पड़ती थी, बैंक से लोन मिलता था उसके आधार पर। और जो उससे पहले तक 10-11% किसानों पर ब्याज पड़ता था, उन्होंने अपनी सरकार में राजनाथ जी जब कृषि मंत्री थे उसको घटा करके 6-7% पर लाए, और आज की हमारी सरकारें तो उसको अनेक मामलों में 0% तक भी लाई है। महिला हेल्प ग्रुप को हम 5 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने महिलाओं पर बढ़ते दुष्कर्म के मामलों पर सरकार को घेरा है। करण माहरा ने कहा कि अंकिता हत्याकांड के गवाह जेसीबी चालक ने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाने का जिम्मेदार जिलाधिकारी और बीजेपी विधायक को ठहराया है। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाई गई थी और सबूत मिटाने का काम किया गया था। उन्होंने कहा कि विधायक और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही सीएम से इस्तीफा देने की मांग की है। और मेरा ये आरोप है कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी के उस समय के ट्विटर हैंडल में जो चीज़ पड़ी हैं और वर्तमान डीजीपी साहब के ट्विटर में जो बातें उस समय आई, उससे साबित होता है कि ये लोग भी डोजर चलवाने में सम्मिलित थे और 201 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए चारों पे, और 120 बी के तहत भी इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अपराध जब अपराधी करता है उसी के बराबर अपराधी सबूतों को मिटाने वाला व्यक्ति भी होता है। तो इन चारों के ऊपर मेरा आरोप है कि इन्होंने अंकिता मर्डर केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है, जो उनके ट्विटर में डाले हुए पोस्ट से भी आता है। तो इनके खिलाफ 201 और 120 बी के तहत मुकदमे दर्ज होने चाहिए और मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार इस मामले पर राजनीति कर रही है। करण माहरा ने गढ़वाल में एक जनसभा भी की थी जिसमें लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि ये कोर्ट में विचाराधीन है और किसी के बयान देने से या आरोप लगाने से वो आरोप साबित नहीं हो जाता है। कि अंकिता हत्याकांड के सभी आरोपियों को कोर्ट से जल्द सजा होने वाली है और सरकार की मजबूत पैरवी के कारण सभी हत्यारोपी सलाखों के पीछे हैं और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई है। मुझे लगता है कांग्रेस को जिस प्रकार से जो कार्रवाई की गई है वो उनको पच नहीं रही है और इस प्रकार से इस मामले में राजनीति करने में लगी है।
टिहरी में सीएम धामी के प्रस्तावित दौरे की तैयारी तेज है और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री टिहरी दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन प्रताप इंटर कॉलेज स्टेडियम में किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री धामी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को सौगात देंगे। देखिए, दिसंबर माह में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है, जिसके क्रम में जो जो योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाना है तथा कुछ विभागों की जो डिपार्टमेंटल स्टॉल्स या झांकियां जो तैयार होंगी, उसके कार्यक्रम को लेकर हमारी तैयारियां कंटिन्यूसली चल रही हैं और हम पूरी तैयारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रमण के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन जारी कर चुके हैं। उत्तरकाशी का सिलक्यारा टनल हादसा किन कारणों से हुआ, एक एक कर इसकी सच्चाई अब सामने आ रही है। मामले में चल रही जांच की पहली रिपोर्ट केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में टनल निर्माण में बरती गई खामियों को लेकर कई खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी टनल हादसे से उठ रहा पर्दा, प्राथमिक जांच रिपोर्ट में कई खुलासे, विशेषज्ञों की टीम ने सौंपी रिपोर्ट, टनल निर्माण में पाई कई खामियां। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस जांच रिपोर्ट में टनल निर्माण के दौरान कई खामियों का जिक्र किया गया है। सुरंग हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट समिति ने केंद्र सचिव परिवहन को सौंप दी है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त न होने और निर्माण करते वक्त नियमों की अनदेखी की बात सामने आई है। अब आपको बताते हैं कि प्राथमिक जांच रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे किए गए हैं। सुरंग में रीप्रोफाइलिंग जरूरी होने के बाद भी खुदाई के तुरंत बाद यहां प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया गया। ये बात भूस्खलन वाले हिस्से में गाटर रिब की जगह सरियों का रिब लगाने से भी उजागर हुआ था। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। सुरंग के अंदर सेंसर और उपकरणों की भी कमी पाई गई। शेयर जोन में गलत अलाइनमेंट का चुनाव किया गया। पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए बिना प्रोजेक्ट की रीप्रोफाइलिंग की गई। पिछले हादसों से सबक न लेने का भी एक कारण बताया गया। NHIDCL के अधिकारियों द्वारा सुरंग निर्माण कार्य की आवश्यक निगरानी नहीं करने की भी बात सामने आई है। बता दें कि बीते 13 दिसंबर को 6 सदस्यीय केंद्रीय जांच टीम सिलक्यारा पहुंची थी, जिसने 3 दिन तक हादसे के पीछे के कारणों की गहराई से पड़ताल की और इसके बाद 15 दिसंबर को टीम वापस दिल्ली लौटी। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माण कंपनी को कार्यदायी संस्था NHIDCL द्वारा नियुक्त प्राधिकारी इंजीनियर से काम करने की पद्धति की अनुमति नहीं मिली थी। सुरंग के अंदर सेंसर और उपकरणों की भी कमी पाई गई। सेंसर और उपकरण रीप्रोफाइलिंग के दौरान जमीन के व्यवहार पर नजर रखते हैं, जिससे समय रहते जरूरी सावधानी बरती जा सके। बता दें कि 12 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन हुआ था, जिससे 41 मजदूर सुरंग में फंस गए थे, जिन्हें हादसे के 17वें दिन सकुशल बाहर निकाला गया। इस हादसे पर पूरे देश की नजर टिकी रही। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी खूब चर्चा में रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए उत्तराखंड के वीर सपूत राइफलमैन गौतम कुमार को उनके आवास जौनपुर में अंतिम विदाई दी गई। शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जवानों ने शहीद को आखिरी सलामी दी। इस दौरान हर किसी की आंखें नम दिखी। वहीं शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंची कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी और जिलाधिकारी ने शहीद के परिवार का ढांढस बंधाया। बता दें कि कोटद्वार के मुक्तिधाम में शहीद गौतम पंचतत्व में विलीन हुए। गौतम कुमार की ने आज सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है। जहां हम एक माँ के लिए दुखी हैं, एक बहन के लिए दुखी हैं, एक भाई के लिए दुखी हैं, वहीं कोटद्वार का सीना गर्व से फूल रहा है, क्योंकि एक 28 साल के नौजवान ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। सर्वोच्च बलिदान है। तो जहां एक तरफ गर्व का अनुभूति है कि कोटद्वार में शहीद लौटा है, अपनी जान देकर लौटा है, वहीं परिवार दुखी है, परेशान है, लेकिन वो भी समझता है कि उनके बच्चे ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के सारे अधिकारियां अभी मौजूद हैं और गौतम जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान इसमें दिया है राष्ट्र की सेवा में, तो उनके उस पर हमें गर्व भी है। और ये एक वैसी दुखद घड़ी है जिसमें हम परिवार के साथ में हैं
और ईश्वर उनको साहस और शक्ति दे इस बड़े अपूर्णीय क्षति को। हल्द्वानी में गोला खनन कारोबारियों का आंदोलन तेज होता दिख रहा है। 1 महीने से धरने पर बैठे खनन कारोबारियों ने बुद्ध पार्क में अपने परिवार सहित प्रदर्शन किया। खनन कारोबारियों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। धरना स्थल पर पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर हमला किया। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर नदियों को बेचने का आरोप लगाया। ये हमें सरकार हमें ना अपना कारोबार हमसे छीन रही है। ये सरकार हमारी गौला को प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है और हमारी फिटनेस जो एक सरकारी जो सेंटर में होती थी वो हमसे छीन के प्राइवेट में दी जा रही है। तो सीधा सीधा मैं धामी सरकार जी से कहना चाहूँगा, हमारी जो फिटनेस पूर्व का भांति जैसे चलती आ रही है वैसे आई और नदी में हम जैसे पहले जैसा कार्य करते वैसे करते आए। पुलिस प्रशासन ने जुलूस की अनुमति नहीं दी, क्रिसमस का और अन्य चीज़ों का हवाला देकर हमने उनकी बात मानी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मोती नगर में और इंदिरा नगर बनबुलपुरा में लोगों को यहाँ आने से रोका गया है। यानी कि सरकार घबरा चुकी है। ये जो आंदोलन है इसमें तेज धार देने के लिए जो आम व्यक्ति बाहर निकल के आए, गौला से जुड़े हुए जो परिवार हैं, एक गाड़ी से 20 लोग जुड़े हैं, बच्चे भी आए हैं। एक गाड़ी से 20 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हैं और उनकी रोजी रोटी पर और उनके पेट पे लात मारने की जो साजिश है उसको किसी भी तरह सफल नहीं होगा। कांग्रेस के सारे लोग इस निजीकरण के खिलाफ हैं। गोला, दाबका, कोसी, नंदौर, साधुनगर, इसके अलावा बहुत सारी नदियां जो प्राकृतिक स्रोत है रोजगार का उत्तराखंड में, जो देवभूमि अपने बच्चों के पालने के लिए रोजगार देती है और साथ में सरकार को राजस्व देती है, सरकार इन्हें निजी हाथों में देना चाह रही है। तो हम गोला संघर्ष समिति के जो नेतृत्व में यहाँ आंदोलन चल रहा है, आज पूरी कांग्रेस पार्टी उसे समर्थन देने आई है। इस आंदोलन की लड़ाई को हम सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। वहीं प्रदेश भर में क्रिसमस के पर्व को धूमधाम के साथ मनाया गया। राजधानी देहरादून में भी क्रिसमस के पर्व की धूम देखने को मिली। क्रिसमस के मौके पर शहर में मौजूद चर्च को काफी खूबसूरत सजाया गया। झांकियों के जरिए प्रभु यीशु के जन्म के दिन को याद किया गया। चर्च में कैरल्स गाने के अलावा प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और एक दूसरे के क्रिसमस की बधाई दी। नाइट में वैसे हम लोग 24 को ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि 24 को स्टार्ट होता है 12 बजे, तो हम लोग 12 o'clock को ही हम लोग का एक जो क्रिब बनाया जाता है चरनी, उस पे जीसस को रखते हैं, प्रेयर करते हैं और केक काट कर एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को क्रिसमस विश करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मॉर्निंग में फिर सुबह चर्च आते हैं और उसके बाद फिर सब लोगों को विश करते हैं। कुछ नहीं, हम लोग अपने घर में केक लाते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं, घर सजाते हैं, पार्टी करते हैं शाम को। हमने रात को केक काटा था और हम जो है हम हर साल यहाँ पे आते हैं, केक काटते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती मारते हैं, मैं और मेरी बहन। और हमें हर साल सेलिब्रेट करते हैं जीसस के लिए। से जीसस बताते हैं कि सब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, वैसे ही हम लोग भी हर किसी की हेल्प करते हैं और सबसे बोलेंगे कि सब हेल्प करें। रुद्रपुर में नारायण इंडस्ट्रीज ग्लोबल लिमिटेड ने अपनी 35वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया। इस मौके पर कंपनी ने अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए निःशुल्क आई कैंप भी लगवाया। वहीं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन अग्रवाल ने नारायण इंडस्ट्रीज ग्लोबल लिमिटेड के शुरुआती सफर को याद करते हुए कंपनी के साथ जुड़े हर शख्स का आभार व्यक्त किया। उधर कंपनी की अध्यक्ष श्रद्धा ने 35 साल में हासिल की उपलब्धियों को बताया। 1988 में हमने इस काम को फर्रुखाबाद से चालू किया था, दो सिलाई मशीन से, और उसके बाद धीमे धीमे हमारे जितने भी सब नारायण ग्रुप, नारायण फैमिली, नारायण टीम बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते आज हमने 35 साल का ये सफर पूरा किया है। और इस 35 साल के सफर को पूरा करने के साथ हम अपने सभी लोगों को ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, सभी लोगों को विशिष्ट करना चाहते हैं जिन लोगों का हमारा साथ रहा। आज जो ये सफर 35 साल का हमने पूरा किया है, ये तो नारायण इंडस्ट्रीज ग्लोबल लिमिटेड की शुरुआत है और एक साथ एक कदम चल करके हमने सबसे पहले मैराथन से आज का दिन का शुभ आरंभ किया। सारे वर्कर टीम नोएडा के, रुद्रपुर के, हमारी 12 फैक्ट्रीज हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
हरिद्वार में आयोजित आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल हुए रक्षा मंत्री और सीएम धामी। कहा अगले साल लागू होगा यूसीसी। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने पर फोकस। उत्तराखंड में गर्मा मूल निवास और भू कानून का मुद्दा। महारैली के जरिए जनता ने उठाई आवाज, लेकिन सियासी दलों ने साधी चुप्पी। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग। उत्तरकाशी टनल हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे। टनल निर्माण में पाई गई कई खामियां। सुरक्षा इंतजामों में अनदेखी।